नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार का दौरा रद्द हो गया है। स्टेट प्लेन में तकनीकी खराबी की वजह से इस दौरे को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली से लौटते हुए स्टेट प्लेन में खराबी आई है। सीएम को शांति कुंज के कार्यक्रम में शामिल होना था। सीएम धामी ने इसकी ट्वीट करके जानकारी दी है। स्टेट प्लेन में तकनीकी खराबी आई है, जिसकी वजह से जो हरिद्वार का दौरा आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का होने जा रहा था, उस दौरे पर वो नहीं पहुंच पाए हैं। और इससे पहले आपको बताते चलें, शांतिकुंज के कार्यक्रम में सीएम शामिल होने जाने वाले थे, लेकिन वो नहीं जा पाए क्योंकि जिस प्लेन के जरिए वो आ रहे थे या जा रहे थे उसमें दिक्कत आई है और उसी दिक्कत की वजह से जो दौरा है वो रद्द करना पड़ा है। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितृवणेम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री माता की जय। अखिल विश्व गायत्री परिवार के वृक्ष गंगा अभियान के 600वें सप्ताह को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज सुबह 7:30 बजे मैं दिल्ली के अब बढ़ते हैं आगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में असम के सीएम से मिले हैं सीएम धामी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात की है। दोनों राज्यों से संबंधित कई मुद्दों पर बातचीत यहां पर हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, असम के सीएम हेमंत बिस्वा से सीएम पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हुई है और साथ ही साथ ये आप फोटो भी हम दिखा रहे हैं आपको, जो मुलाकात की तस्दीक करती है। दोनों राज्यों से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने की है और उसके बाद दिल्ली में असम के सीएम से मुलाकात करने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी वापस उत्तराखंड के लिए रवाना हुए। और राज्यसभा उम्मीदवार के चयन में जुटी है उत्तराखंड। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन तैयार कर रहा है नामों का पैनल। प्रदेश संगठन शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट भेजेगा। उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट खाली हो रही है। 4 जुलाई को खाली हो रही है राज्यसभा सीट और ऐसे में अब मंथन इस बात को लेकर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में कि कौन सा चेहरा होगा जो अब आगे राज्यसभा का चेहरा बनेगा उत्तराखंड की तरफ से। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप जैन जुड़ गए हमारे साथ। विशेष संवाददाता हमारे प्रदीप, जानना ये चाहेंगे कि अब जब राज्यसभा चुनाव की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी नया चेहरा टटोल रही है, किन किन नामों की चर्चा हो रही है? देखिए, राज्यसभा की जो होती है इसके लिए पार्टी संगठन ने पहले अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी इस बात पर मंथन कर रही है कि राज्य में किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता को यह मौका मिले। हालांकि चर्चाएं इस बात पर भी प्रबल रूप से हो रही हैं, अनाधिकारिक रूप से यदि समझे तो जो कैलाश गैतोड़ी हैं, जिन्होंने चंपावत से मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ी है, वो भी एक महत्वपूर्ण चेहरा हो सकते हैं जिन्होंने अपनी विधायकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए कुर्बान की है। अब जानकारी ये भी एक आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रदेश अध्यक्ष के हस्ताक्षर से एक प्रस्ताव तैयार करेगा और ये प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा, जिसमें नामों का जिक्र होगा। और राज्यसभा कौन जाएगा ये केंद्र से ही तय होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में व्यवस्था है कि पार्लियामेंट्री कमेटी बैठती है और पार्लियामेंट्री कमेटी बैठने के बाद नाम चयनित होता है। चयनित नाम वाला व्यक्ति राज्यसभा के लिए विधानसभा में आके आवेदन करता है और इसके बाद उसे राज्यसभा का रास्ता मिलता है। उत्तराखंड में जो भी राज्यसभा का प्रत्याशी होगा उसके लिए जीत की राह बहुत आसान है। 47 सीटों के साथ सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी, इसलिए जो भी प्रत्याशी होगा उसकी राह बहुत आसान होगी। बिल्कुल, किस तरह की हलचल देखी जा रही है राज्य में भारतीय जनता पार्टी में? संगठन के और राज्यसभा से जुड़े चुनाव है, सीमित लोगों का ही नाम जाएगा। ये विधानसभा का या लोकसभा का ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें प्रत्याशी का ऐलान हो, फिर वो नामांकन करे, फिर वो वोट मांगे, लोगों के बीच जाए। ये संगठन से और एक व्यवस्था के तहत चुनाव है, तो उसमें उतनी हलचल नहीं। इस चुनाव को लेकर उन लोगों में जरूर हलचल है जो सीट की ओर निगाह गड़ाए हुए हैं, जो दिल्ली दौड़ भाग कर रहे हैं, अपने नाम की पैरवी कर रहे हैं, अपना एक बेहतर भविष्य देख रहे हैं। क्योंकि राज्यसभा की सीट भी एक बहुत महत्वपूर्ण है और सांसद होता है राज्यसभा से जाने वाला व्यक्ति, तो निश्चित तौर पे जो दावेदार उम्मीदवार हैं उनके लिए जरूर ये महत्वपूर्ण पल है, ये महत्वपूर्ण समय है
कि वो किसी भी तरीके से अपना नाम दिल्ली भिजवा पाए और दिल्ली में अपने नाम की मंजूरी ले पाए। बिल्कुल। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो खुद को वहां पर देखना चाहते हैं, कोई सूत्र हमारे बताते हैं कि कौन से ऐसे चेहरे हैं जो खुद से इस बात की लालसा रखते हैं, चाहत रखते हैं कि वो राज्यसभा पहुंचे? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक नेचर है, यहाँ खुलकर कोई कुछ नहीं बोलता। हर व्यक्ति संगठन को आगे करता है और कहता है पार्टी जो निर्देश देगी वो मान्य होंगे। लेकिन सूत्र बताते हैं कैलाश गहतोड़ी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये एक महत्वपूर्ण नाम है। त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको हटाया गया था करीब 4 साल के कार्यकाल के बाद, और वो इस बार का विधानसभा चुनाव नहीं लड़े थे। उन्होंने खुद पत्र लिखा था राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को और कहा था वो इस चुनाव को नहीं लड़ना चाहते, वो चुनाव लड़वाना चाहते हैं। और जो प्रत्याशी वो डोई वाला लेकर आए वो 30,000 वोटों से जीता, ये भी एक जी। रिकॉर्ड है। तो ये दो नाम प्रमुख रूप से चर्चाओं में चल रहे हैं, लेकिन अभी ये भारतीय जनता पार्टी है, जी। बहुत से पत्ते खुलते नहीं है, बहुत सी जानकारियां बहुत बिल्कुल। जल्दी सार्वजनिक नहीं हो पाती। थोड़ा इसके लिए मुझे ऐसा लगता है अभी वक्त लगेगा स्थिति स्पष्ट होने में। ठीक है प्रदीप, आप रहिए, हमारे साथ लौट रहे हैं आपके पास। और बढ़ते आगे, बड़ी खबर आपको बताएं, उत्तराखंड दौरे पर आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 मई को 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। यमकेश्वर के गोरखनाथ कॉलेज का दौरा भी सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। यमकेश्वर के बाद अपनी मां से मिलने पंचूर गांव भी जाएंगे सीएम योगी। 5 मई को हरिद्वार दौरे पर रहेंगे योगी आदित्यनाथ। पर्यटन निगम के गेस्ट हाउस का लोकार्पण भी सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। हमारे संवाददाता लगातार सुदीप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सुदीप, क्या कुछ रहेगा इस दौरे के दरमियान? देखिए, न्यूज वन इंडिया ने ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे पर आने की खबर सबसे पहले ब्रेक की थी। सबसे पहले यह जानकारी दर्शकों तक न्यूज वन इंडिया ने ही पहुंचाई थी। अभी तक जो अनौपचारिक कार्यक्रम मिला है उसके हिसाब से 3 तारीख को यमकेश्वर में रहेंगे। यमकेश्वर में कॉलेज के कार्यक्रम में उनको रहना है और एक दिन वो परिवार के सदस्यों के साथ अपने गांव में रह सकते हैं, जो अभी तक की जानकारी है। 5 तारीख को वो हरिद्वार आएंगे, जहां अलकनंदा होटल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनकर तैयार है। हाँ। सरकारी होटल है, राज्य निर्माण राज्य संपत्ति विभाग उत्तर प्रदेश का, उसका वो हैंड ओवर लेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के कई कैबिनेट मंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक व सांसद भी मौजूद रहेंगे। तो ये 3 दिनों का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाईली सिक्योर हैं और उनकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो उत्तराखंड राज्य सरकार व उत्तर प्रदेश राज्य सरकार दोनों के बड़े अफसर उनके प्रोग्राम को फाइनल कर रहे हैं, अंतिम रूप दे रहे हैं। जी। अभी फाइनल प्रोग्राम हम तक नहीं आया है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि ये 3, 4, 5 यानी 3 दिनों का कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड में हो सकता है, जिसकी पुष्टि भी हो चुकी है। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आएंगे, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दावा किया है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए उनसे मुलाकात नहीं करेगा। इतना ही नहीं, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने खुलासा किया है कि एक अधिकारी पहाड़ में तैनात था और सीधे उनसे मिलने पहुंच गया। इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारी को रवाना कर दिया। गणेश जोशी ने यह कहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित किसी भी मामले में अधिकारी कर्मचारी सीधे अपने सचिव और डायरेक्टर से ही बात करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का यह कहना है कि किन राज्यों में अटैचमेंट वाला खेल अब नहीं चलेगा और पहाड़ में तैनाती लेकर दून में अटैचमेंट कर धींगा मस्ती और मटर गश्ती और करने वालों पर लगाम लगाई जाएगी। देखिए, जिस मानसिकता के साथ ये उत्तराखंड बना था, ये राज्य इसलिए बना था कि हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में योजना उत्तर प्रदेश से बनती थी, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी और हमने इस राज्य को बनाया। और आज ये देखने में आया था कि हमारे जो कुछ अधिकारी हैं, कुछ कर्मचारी हैं, किसी की चौबटिया में तैनाती है, किसी की पिथौरागढ़ में है, किसी की पौड़ी में है और वो देहरादून में मटर गश्ती कर रहा है। तो मैंने आते ही जो है हॉर्टिकल्चर में 160, एग्रीकल्चर में 46, ग्राम विकास में 15 और एक ज्वाइन नहीं कर रहा था उसको मैंने सस्पेंड कर दिया था। देखिए, जिस मानसिकता के साथ ये उत्तराखंड बना था, ये राज्य इसलिए बना था कि हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में योजना उत्तर प्रदेश से बनती थी, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी और हमने इस राज्य को बनाया। और आज ये देखने में आया था कि हमारे जो कुछ अधिकारी हैं, कुछ कर्मचारी हैं, किसी की चौबटिया में तैनाती है, किसी की पिथौरागढ़ में है, किसी की पौड़ी में है और वो देहरादून में मटर गश्ती कर रहा है। तो मैंने आते ही जो है हॉर्टिकल्चर में 160,
एग्रीकल्चर में 46, ग्राम विकास में 15 और एक ज्वाइन नहीं कर रहा था उसको मैंने सस्पेंड कर दिया। और चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर है। चारधाम यात्रा के मद्देनजर यात्रियों की संख्या पर आदेश जारी किया गया है। पहले 45 दिनों के लिए श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित कर दी गई है। केदारनाथ धाम में एक दिन में 12,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। बद्रीनाथ में 15,000, गंगोत्री में 7,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। यमुनोत्री धाम में 4,000 श्रद्धालु एक दिन में दर्शन कर सकेंगे। उत्तराखंड में 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। देहरादून में चारधाम यात्रा के मद्देनजर यात्रियों की संख्या पर आदेश जारी कर दिया गया है। सचिव धर्मस्व हरिचंद्र सेमवाल ने चारधाम में प्रतिदिन दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या तय करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक 3 मई से शुरू हो रही चारधाम में 45 दिनों के लिए श्रद्धालुओं की संख्या को निर्धारित किया गया है। बता दें कि बद्रीनाथ धाम में 12,000, बद्रीनाथ में 15,000, गंगोत्री में 7,000, यमुनोत्री में इसी तरह से श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित की गई है। राज्य सरकार द्वारा चारों धामों में यात्रियों की संख्या निर्धारित करने पर तीर्थ पुरोहितों ने इसका विरोध किया है। तीर्थ पुरोहितों का यह कहना है कि 2 साल बाद उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो रही है और सरकार ने चारों धामों में यात्रियों की संख्या को निर्धारित कर दिया है, जो सही नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि धामों में तीर्थ यात्रियों की निर्धारित संख्या को खत्म किया जाए ताकि यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जा सके। भगवान केदारनाथ के कपाट आने वाले आगामी 6 मई को यहाँ पे सुबह 6 बजे खोल दिए जाएंगे। देश प्रदेश के सभी बाबा के भक्तों से मैं निवेदन करता हूँ कि यहाँ पे आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के बाबा जी के दर्शन प्राप्त करें। यहाँ पे हमारी जो ये केदारनाथपुरी है, इस केदारनाथपुरी में रात को रुकने के लिए कम से कम 20,000 आदमी की व्यवस्था है। यहाँ पे एक रात्रि में 20,000 यात्री निवास कर सकता है। और इस बीच ज्यादा अपडेट के साथ सुदीप जैन स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जुड़ गए हमारे साथ। सुदीप, यात्रियों की श्रद्धालुओं की संख्या तो निर्धारित कर दी गई, लेकिन जिस तरह से विरोध इसका किया जा रहा है, वजह क्या है? देखिए, राज्य सरकार ये चाहती है कि इस बार सभी रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके हैं और 2 साल से कोविड के लॉकडाउन के कारण लोग नहीं आए। बहुत बड़ी संख्या में लोग आ जाएं और धाम की ओर चल दें, और वहाँ व्यवस्थाएं इतनी नहीं है। देखिए, 4 धामों की एक अपनी बनावट है, एक वहाँ की अपनी भौगोलिक समस्या है। वहाँ इतनी व्यवस्था नहीं है कि अनगिनत संख्या में आने वाले लोगों को भी कैटर किया जा सके। सरकार ने प्रयास किया है कि सीमित संख्या में लोग यदि धामों में रहेंगे तो एक पहली तो बात उनकी सुरक्षा को लेकर ये महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरा, वो सुविधाजनक तरीके से दर्शन पूजा पाठ कर पाएंगे। हालांकि तीर्थ पुरोहितों का या वहाँ के व्यापार मंडल का ये पक्ष भी अपनी जगह वाजिब है कि वो 2 साल से खाली बैठे हुए हैं और पहली बार जब अच्छे माहौल दिख रहा है, एक बेहतर स्थिति दिख रही है, तो ऐसे में बंदिश नहीं लगाई जानी चाहिए जिससे कि उनका कामकाज प्रभावित हो। और ये बंदिश लगाई गई जिससे वो विरोध कर रहे हैं और अपना वर्जन दे रहे हैं, अपना बयान दे रहे हैं। बिल्कुल सुदीप, आप रहेगा मेरे साथ, लौटेंगे आपके पास और अपडेट के लिए। वन विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। कॉर्बेट पार्क में अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। 3 IFS से ज्यादा अफसरों पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली में बैठक के बाद CIC ने तलब की है भ्रष्ट अफसरों की रिपोर्ट। बिना लैंड ट्रांसफर के ही टाइगर सफारी बनाने को लेकर CIC गंभीर है। NTCA से लेकर बजट रिलीज करने वाले अफसरों को जांच के दायरे में रखा गया, ये सूत्र हमारे बता रहे हैं। शासन में एक तत्कालीन अपर सचिव की भूमिका भी CEG नाराज बताया जा रहा है। कॉर्बेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया है CEC। सुदीप जैन हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। सुदीप जैन, किस तरह का ये बंदरबाट, किस तरह का ये भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पे? सुदीप, सुन पा रहे हैं क्या? सरकार ने अफसरों और मंत्रियों के कॉकस में हुआ काम है, और ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि अफसरों ने जिस काम को प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट बता के किया, उसके लिए ना तो प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई पत्र आया, ना कभी PMO ने संपर्क किया, और इसके बावजूद गफलत में लोगों को लेकर निर्माण कार्य शुरू करा दिए गए। रिजर्व फॉरेस्ट में अवैध निर्माण का काम शुरू करा दिया गया। रिजर्व फॉरेस्ट बहुत सेंसिटिव है, इस पर भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट की नजर रहती है,
और ये वन आच्छादित क्षेत्र है, यहाँ इस तरीके के निर्माण नहीं हो सकते। अब जब सरकार ने 2 IAS अफसरों किशन चंद और JS सुहाग को निलंबित किया है, जबकि डायरेक्टर कॉर्बेट पार्क राहुल कुमार को पद से हटाते हुए हॉफ ऑफिस देहरादून अटैच किया है, तो अब इस कड़ी में जुड़े जो अन्य अफसर हैं, चाहे वो वित्त नियंत्रक हों या इससे जुड़े लोग हों, वो भी जांच के दायरे में, कार्रवाई के दायरे में आ रहे हैं। माना जा रहा है चूंकि पीएमओ के नाम का बेजा इस्तेमाल हुआ है, तो अन्य अफसरों पे भी गाज गिर सकती है, अन्य अफसरों को भी हटाया जा सकता है। बिल्कुल। और हालांकि देखा जाए सुदीप, तो ये कोई पहला मामला नहीं है, हाल ही में भी इस तरह का मामला देखने को मिला था। भ्रष्टाचारियों के ऊपर लगाम लगाने की बेहद ज्यादा जरूरत है। देखिए, भ्रष्टाचारी सरकार भले ही भारतीय जनता पार्टी की रिपीट होके आई हो और वो जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात कहती हो, पर अफसरों, जो मनबड़ अफसर हैं, जो मनमानी चलाने वाले अफसर हैं, उन पर अभी उतना सख्त एक्शन या सख्त शिकंजा नहीं दिख रहा है जिसकी सरकार दावा करती है। ये कितना महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर एक फर्जी प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया गया, उसमें मनमानी की गई, अपने हिसाब से निर्माण कार्य, पेड़ काटे गए। ये सब कुछ बताने के लिए काफी है कि कैसे अफसर अपने हिसाब से सरकार और सिस्टम को चलाते रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बीती कांग्रेस सरकार में, ये भाजपा ही सरकार के कार्यकाल में हुआ है। और अब भाजपा 2 धामी 2 आए हैं, हालांकि उन्होंने आते ही फाइल पर एक्शन लिया, अफसरों को हटाया है, लेकिन ये बताता है कि किस प्रकार से अफसरों ने अपनी मनमानी की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। और गर्मी के चलते कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगलों में इन दिनों आग की घटना बढ़ती जा रही है, जिसके चलते जंगली जानवरों के व्यवहार में उग्रता आ गई है। ऐसी एक घटना कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला में कैंटर सफारी करने जा रहे पर्यटकों के सामने आई, जहां ढिकाला के रास्ते में एक हाथी ने कैंटर पर हमला कर दिया। गनीमत ये रही कि ड्राइवर की समझदारी और हौसले के चलते कोई अप्रिय घटना यहाँ पर नहीं हुई है। ये घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, हालांकि कोई प्रशासनिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। और देहरादून से आ रही बड़ी खबर आपको बताएं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, डॉक्टर शैलजा भट्ट नई स्वास्थ्य महानिदेशक होंगी। डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा के रिटायर होने के बाद डॉक्टर शैलजा की नियुक्ति की जाएगी। डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा को महानिदेशालय में विदाई दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत विदाई समारोह में शामिल हुए। डॉक्टर तृप्ति के शानदार सेवाकाल के लिए उन्हें बधाई दी गई है। और नैनीताल मलिताल स्थित DSA कार पार्किंग का ठेका नगरपालिका को हैंडओवर कर दिया गया है। बता दें कि वाणिज्य न्यायालय देहरादून ने ठेकेदार के संबंधित वाद को खारिज करते हुए पार्किंग ठेकेदार को पार्किंग का कब्जा नगरपालिका को सौंपने का आदेश दिया है। साथ ही ठेकेदार को पालिका के देयकों का भी शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। वाणिज्य न्यायालय ने 25 अप्रैल को दोनों पक्षों को सुनने के बाद ठेकेदार की याचिका को खारिज किया था। मामला यह है कि नगर पालिका परिषद नैनीताल द्वारा पहले दिसंबर माह में जो इससे पहले दिसंबर माह था, उसमें एक बोर्ड मीटिंग प्रस्तावित की गई, जिस पर कि हमारे द्वारा जो कोविड काल में जो हमको हानि हुई थी या जो हमारा समय बर्बाद, मतलब जो हमें हानि हुई थी, आर्थिक हानि हुई थी, उसके लिए हमने एक नगर पालिका से पत्राचार किया था कि हमें कुछ राहत दी जाए, समय की दी जाए, या जो हमें आर्थिक नुकसान हुआ है पैसों का वो की जाए, और जो भी हम मतलब जो संभव नगर पालिका कर सकती है वो हमारे लिए करे, हमारी व्यवस्था को देख। कोर्ट का माननीय आदेश है। कल हमें जो सत्यापन कागज मिली थी, उसी के परिपेक्ष से कोर्ट के अनुपालन में हमने कब्जा लेने की हुई, लीगल एडवाइस भी की थी, उसी क्रम में कार्रवाई कब्जा लेने के लिए कार्रवाई की। तो अभी क्या रहा सर? और अभी हमने चर्चा किया और इनसे अनुरोध किया है कि ये कोर्ट के माननीय न्यायालय के कोर्ट के आदेश की जो है पालन में हमने करना है, वो आप कब्जा इसमें शुरू कर दें। उनके द्वारा कहा गया कि पैसा दे दें, और हमने रिट दाखिल किए। हमने कहा रिट जो दाखिल की उसका कोई आदेश नहीं है, आदेश के उपरांत ही दिया जाए, लेकिन फिलहाल कब्जा